हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशी एंड आई एम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और उसी के साथ उसका रिजल्ट भी आ गया है और उसकी सारी काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड ओपन राउंड काउंसलिंग, ये सारी भी कंप्लीट हो चुकी है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जो इस साल एम्स के स्टूडेंट बन चुके हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मिलाने वाली हूँ मेरे जूनियर्स से, जिन्होंने इस साल एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके एम्स जोधपुर के स्टूडेंट बन चुके हैं, जो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे कि कैसे आप भी बन सकते हैं एम्स जोधपुर के या फिर किसी भी ऑल इंडिया एम्स के स्टूडेंट, वो भी विदाउट नीट। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता ही है, अभी का जो टाइम है उसमें बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ नीट के ही पीछे भाग रहा है। उसको पता, काफ़ी कम लोगों को ये आइडिया है कि बिना नीट एग्ज़ाम के भी वो एम्स के स्टूडेंट बन सकते हैं और एम्स बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं वहाँ से। आजकल नीट के थ्रू भी नर्सिंग में एडमिशन होता है, पर इसके लिए अलग से एग्ज़ाम भी है जिसमें आप सिर्फ एम्स के स्टूडेंट बन सकते हैं और वहाँ से नर्सिंग अपनी डिग्री कर सकते हैं। तो आइए मैं आप सबको मिलाती हूँ मेरे जूनियर्स से। हेलो जूनियर्स, कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग बॉस, हम अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग बॉस, अच्छे हैं। अच्छा, तो जूनियर, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि आज हम करने वाले आपकी प्रिपरेशन जर्नी पे पूरी बातें, और साथ ही आप उस अपनी प्रिपरेशन जर्नी के साथ ही अपने जूनियर्स, जो आने वाले आपके जूनियर्स बनेंगे, उनको गाइड करेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग क्या है और कैसे वो भी बन सकते हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के स्टूडेंट्स। तो आप रेडी है इसके लिए? जी बॉस। तो सबसे पहले इंट्रो से शुरू करते हैं। तो जूनियर्स, आप अपना इंट्रो दे दीजिए। माई सेल्फ रिया शर्मा और मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ और इस बार मेरी एम्स बीएससी नर्सिंग में ऑल इंडिया रैंक 439 थी। माई सेल्फ हिमांशी जाखड़, मेरी रैंक 123 थी और मैं सिक्कर राजस्थान से हूँ। बहुत ही अच्छी रैंक के साथ आपने एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2025 एंट्रेंस को क्रैक किया है और फाइनली आप इंडियाज़ बेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट बन चुके। तो कैसा लग रहा है जूनियर्स आपको एम्स जोधपुर में आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एम्स में आने का बहुत लोगों का ड्रीम होता है और फाइनली हमारा भी ड्रीम था और अब हम यहाँ एम्स के स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हुआ और मेरा ये ड्रीम था, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी, तो जैसा कि सबका ड्रीम होता है और फाइनली आप एम्स के स्टूडेंट बन चुके हैं, और अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होगा कि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस क्या है या एम्स बीएससी नर्सिंग क्या है। तो सबसे पहले रिया, आप थोड़ा सा बता दीजिए कि एम्स बीएससी नर्सिंग आखिर क्या है। एम्स बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि एम्स इंस्टीट्यूट, जो कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वो कंडक्ट करवाता है और ये एक 4 ईयर कोर्स होता है जिसमें 3.5 ईयर्स की डिग्री प्लस 6 मंथ्स की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। तो जी, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में पहले भी बता रखा है कि एम्स बीएससी नर्सिंग क्या है, और आज आपने जूनियर्स से भी सुन लिया है इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी कम लोग इसके बारे में अवेयर है अभी भी, पर डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो हम बात कर लेते हैं अब नॉर्मल बीएससी नर्सिंग में और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इसके बारे में हिमांशी आपको बताएगी। पहले तो एक तो एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, तो आपको फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरा, यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है और आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, आपको बहुत अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। इसीलिए मतलब जो बाकी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। जी, जैसे कि ऑनर्स के अंदर थोड़ा जो डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड डेप्थ नॉलेज, तो ये सब ऑनर्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। और बाकी तो जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो तो सेम ही होता है, 4 ईयर कोर्स का ड्यूरेशन होता है और 6 मंथ इंटर्नशिप जो कि कंपलसरी होती है, जो कि 4 ईयर कोर्स के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो हिमांशी ने जैसे आपको बता दिया इसके बारे में काफ़ी अच्छे से। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, अभी जो भी सबसे ज़्यादा बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहती है वो नीट एग्ज़ाम रहता है। तो आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं नीट एग्ज़ाम सबसे प्रायोरिटी पे होगा, आपने भी उसकी प्रिपरेशन की होगी। तो नीट एग्ज़ाम के इस ट्रेंडिंग जोन के अंदर आपने कहाँ से आपको अवेयर हुए आप एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस के बारे में, और आपको किसने गाइड किया इस एग्ज़ाम के बारे में?
हाँ, इस साल मैंने भी नीट की प्रिपरेशन की थी, और लेकिन साथ में मुझे अपने रिलेटिव्स से पता चला कि एम्स बीएससी नर्सिंग में भी करियर स्कोप बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दिया था। और मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पे अगर हम नॉर्सेट क्लियर करने के बाद में एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क करते हैं, जो कि मेरे रिलेटिव्स हैं, तो फ्यूचर स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने नीट की प्रिपरेशन 2 साल की थी और मुझे सोशल मीडिया से और मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, और फिर इसलिए मैंने भरा। अभी वो भी और एम्स में हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स भी अभी एम्स बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं कहीं किसी और एम्स से, और आपके मतलब यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स भी हैं, तो इसलिए आपको इसके बारे में अवेयर हो गए आप। पर काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी भी इसके बारे में इतना नहीं पता है। तो हम इसके बाद में बात करते हैं कि आप थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी नहीं पता है कि क्या एग्ज़ाम है, क्या उसका क्राइटेरिया, एंट्रेंस का नाम क्या है। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या एंट्रेंस है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, और कितनी बार होता है इस साल में, और साथ ही मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है। ये एग्ज़ाम साल में एक बार होता है, और ये नीट के एग्ज़ाम के लगभग 1 मंथ के बाद में होता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स की होती है, और जो सिलेबस होता है वो नीट सिलेबस का जैसा सेम ही होता है, बट इसमें एक्स्ट्रा जीके के क्वेश्चंस भी होते हैं। और एलिजिबिलिटी 17 ईयर्स से ऊपर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दे सकते हैं, प्लस आपका 12th विद पीसीबी होना चाहिए, लाइक आपने बायो लिया होना चाहिए, और जेंडर सिर्फ फीमेल्स दे सकते हैं। तो ये था पूरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट एम्स बीएससी ऑनर्स एंट्रेंस के बारे में। तो अब हम सबका सबसे मेन जो डाउट रहता है, और काफ़ी सारे मुझे इस टॉपिक पे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप प्लीज़ मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। तो आज हम हिमांशी और रिया की सारी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन शुरू की, कैसे इन्होंने अपने मार्क्स अपग्रेड किए, और कैसे फाइनली आज एम्स के स्टूडेंट बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब से शुरू की है। जैसे आजकल काफ़ी लोग अपनी प्रिपरेशन 10th में स्टार्ट कर देते हैं, कोई 12th में स्टार्ट कर देता है, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने ये प्रिपरेशन कब से शुरू की और कहाँ से शुरू की? तो मैंने बाकी लोगों की तरह 10th से अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की थी, मैंने 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, क्योंकि मैं क्लियर नहीं थी। क्योंकि 10th मैंने सीबीएसई बोर्ड से की थी और मेरे परसेंटेज 87 थे। उसके बाद में मुझे बायो के अंदर इंटरेस्ट था, तो मैंने बायो लिया। उसके बाद मैंने अपनी 12th की नॉर्मल स्कूलिंग से ही, और 12th में मेरे 94 परसेंटेज थे। उसके बाद में जब लगा कि अब कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, तो फिर यहाँ वहाँ से फ़र्स्ट ऑप्शन सबकी तरफ से आया कि नीट कर लो, क्योंकि बायो लेने के बाद में सबको यही लगता है कि नीट तो एक ना एक दिन देना ही चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, नीट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो मैंने नॉर्मल ऑनलाइन कोचिंग पीडब्ल्यू से ही नीट की प्रिपरेशन शुरू की। मैंने फ़र्स्ट ईयर बिना किसी प्रिपरेशन के ही, मतलब बहुत ही कम प्रिपरेशन थी मेरी, तो मेरे कुछ 400 के आसपास मार्क्स थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब शायद मैं कर सकती हूँ, तो मैंने और एक ड्रॉप लेने का डिसाइड किया, और फिर मैंने अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश की। बट देन सिचुएशंस नहीं थी फेवर में, तो मैं बीमार हो गई एग्ज़ाम के टाइम पे, एंड देन समहाउ मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी उस टाइम पे। तो मुझे बहुत डीमोटिवेटेड फील हुआ कि मतलब मैं कर सकती थी शायद। तो फिर मुझे लगा कि मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए, तो फिर मैंने एक और ड्रॉप लिया, वो भी ऑनलाइन पीडब्ल्यू से ही प्रिपरेशन की मैंने तब भी। और उसके बाद में मेरे 613 मार्क्स थे लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर मुझे फिर BAMS मिला, क्योंकि जो भी नीट स्कैम हुआ था तो अनएक्सपेक्टेडली सबको लगा था कि मतलब मिल जाएगा कॉलेज, लेकिन फिर स्कैम की वजह से मुझे BMS कॉलेज मिला। तो मुझे राजस्थान में नहीं करना था BMS, तो फिर मैंने ऑल इंडिया कोटा से गुजरात के अंदर आयुर्वेदा कॉलेज ज्वाइन किया। और फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब मेरी लाइफ शायद पाथ पे आ जाएगी, सब सेटल्ड होगा, फ्यूचर में मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी एंड ऑल। बट लैक ऑफ नॉलेज भी था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था फ्यूचर स्कोप्स के बारे में आयुर्वेदा से रिलेटेड। तो मैंने समहाउ बस ज्वाइन कर लिया और मैं चली गई गुजरात। तो लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे हमें संस्कृत पढ़ाई जाती थी, एंड जो भी माइथोलॉजिकल साइंसेस होते हैं वो पढ़ाए जाते थे, एंड जो जड़ी बूटियों से कैसे मेडिकेशंस तैयार किए जाते हैं वो बताया जाता था। तो
धीरे धीरे जब मैं उसके अंदर स्टेप इन करने लगी तो मुझे लगा कि मुझे उसमें इंटरेस्ट बहुत कम था। तो जब आपको कुछ ऐसी चीज़ करने के लिए बोला जाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो वो चीज़ करने में आपको बहुत डिप्रेसिंग सा लगता है कि ये मुझे नहीं करना है पर मुझे करना पड़ रहा है। तो वो फीलिंग मुझे लगा विथ टाइम शायद कम हो जाएगी, तो मैं बस कैसे तैसे कोप अप कर रही थी। लेकिन एट द एंड जैसे ही मई का टाइम आया तब ऐसा लगा कि बस अब मैं नहीं कर सकती है और ये मेरे लिए नहीं है। तो मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत इकट्ठी करके अपने घर वालों को बोला कि मुझे ये नहीं करना है और ये मुझे बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और फिर मैंने BAMS के करियर स्कोप्स के बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि नॉर्थ वाले रीजन्स के अंदर उतना आयुर्वेदा नहीं चलता है अभी, और उसके अंदर फ्यूचर स्टेबिलिटी उतनी नहीं है। अगर आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको बहुत स्ट्रगल्स देखने पड़ेंगे अगर आप नॉर्थ रीजन्स, नॉर्थ स्टेट्स जो हैं उनसे बिलोंग करते हो। साउथ में आयुर्वेदा बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन मुझे साउथ में नहीं जाना था क्योंकि आई एम सिंगल डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, तो मैं इतना दूर नहीं रह सकती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, फाइनली मुझे छोड़ना है। तो मैंने अपने घर वालों को ये सब बताया, तो उन लोगों को भी लगा कि हाँ मेरे पॉइंट्स वैलिड हैं, क्योंकि इतना टाइम वहाँ इन्वेस्ट करने के बाद में भी अगर मुझे फ्यूचर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, मैं अच्छा अर्न नहीं कर पा रही हूँ, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो। तो फिर हमने अपने रिलेटिव्स वगैरह सबसे डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। तो मेरे एक रिलेटिव जो कि मैंने बताया यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर हैं, उनसे मुझे इस चीज़ की इंस्पिरेशन मिली कि शायद मुझे BSc नर्सिंग करनी चाहिए BMS को छोड़ के, और वो भी अगर मैं एम्स से कर पाऊँ तो वो मुझे बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो फिर मैंने उनसे उनकी सैलरी वगैरह के बारे में भी पूछा, जो कि सबका क्वेश्चन रहता है क्योंकि एट द एंड सबको पैसे कमाने हैं। तो मुझे पता चला कि उनकी सैलरी भी, अगर आप नॉर्थ से क्लियर करके और यहाँ पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर एम्स में वर्क करते हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर ही होती है। तो उसके बाद में मुझे लगा कि ठीक है, मुझे यही करना है, और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे एम्स BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है, और जो कि मैंने दिया, और थैंकफुली मुझे एम्स जोधपुर मिल गया, जो कि मेरी एक लौती प्रेफरेंस थी। जो मैंने लिस्ट थी हमारी प्रेफरेंस लिस्ट, उसमें मैंने सिर्फ एम्स जोधपुर को ही रखा था। मुझे दिल्ली मिल रहा था पर मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा था। वाकई रिया, आपने मतलब थोड़ा इमोशनल भी कर दिया है सबको, क्योंकि मतलब बहुत बड़ा फैसला है कि अपन किसी कोर्स में इनरोल हो चुके हैं और फाइनली नीट का एग्ज़ाम से हमें कोई कॉलेज मिल गया है, जैसे BMS मिला आपको गुजरात के अंदर, और फिर आपने उसमें स्टार्ट भी कर दिया 6-7 महीने वहाँ पे पढ़ के, और फिर ये डिसीजन लेना कि नहीं, अब मतलब अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, अपने रिलेटिव्स को कन्विंस करना कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, काफ़ी हिम्मत वाला काम है। मतलब काफ़ी अक्सर लोग नहीं कर सकते, वो सोचते कि अब जहाँ पे एक बार घुस गए, जहाँ पे अब जो चल रहा है उसको चलने दे। मतलब मुझे तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिल रहा है आपसे कि इतना मतलब हर कोई नहीं कर पाता है। बहुत आपने ऐसे किया कि अपने दिल की आवाज़ सुनी। दोनों ही कोर्सेज़ अच्छे हैं, मैं नहीं बोलती कि कोई भी कोर्स सुपीरियर इन्फीरियर, दोनों कोर्सेज़ अच्छे हैं, पर जैसे कि रिया ने बताया कि इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कितना भी अच्छा कोर्स हो, आप उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। एंड ऑफ द रिज़ल्ट आपको उसमें थोड़ा रिग्रेट भी रहेगा और आप इन्फीरियर फील करेंगे उसके अंदर। तो मतलब बेस्ट यही है कि जैसा आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर आप इनरोल हो जाए, और जैसे कि आपने बताया कि इसमें सैलरी ऑप्शंस भी काफ़ी सही है, और वही बात है, यहाँ से एब्रोड के ऑप्शंस भी काफ़ी खुल जाते हैं। और एम्स BSc नर्सिंग में आदमी काफ़ी मतलब जैसे बहुत जल्दी स्टूडेंट सेटल हो जाता है आने वाले फ्यूचर में। तो मतलब काफ़ी इंस्पिरेशन आपकी कहानी लगी मुझे। तो आपने कौन सी ईयर में 12th पास आउट की थी? मैंने अपनी 12th 2021 में पास आउट की थी। तो मीन्स आपने 2021 से लेके अभी इतने 3 साल का आपने ड्रॉप लिया, और उसके अंदर आपने BMS भी ज्वाइन किया था। तो काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जब इतने अच्छे मार्क्स आए तो क्यों फिर आप BMS में नहीं गए, आप BDS में क्यों नहीं गए? काफ़ी मैंने इससे पहले भी जब मेरे जूनियर्स का इसके ऊपर उनके रिव्यूज़ लिए हैं, तो उन सब लोगों का यही माइंडसेट रहता है, क्योंकि अभी इंडिया में इतना अच्छा कुछ मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस में आ रहा है BMS, पर फिर भी इतना ज़्यादा उसमें सैलरी स्कोप नहीं हो रहा
रहा है और स्टेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। सैलरी इज़ नॉट द मेन थिंग, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ भी मैटर करती है कि आप स्टेबल हो। सब अपनी लाइफ में जल्द से जल्द स्टेबल होना चाहते हैं। तो जैसे रिया की आपने पूरी कहानी सुनी, काफ़ी आप लोगों को आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अब हम इसी के साथ बात करते हैं हिमांशी से कि उनकी क्या जर्नी रही इसके ऊपर और क्या स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए अपनी लाइफ के अंदर और कैसे वो एम्स जोधपुर के स्टूडेंट बने हैं। मैंने 10th CBSE बोर्ड से किया था और 10th में मेरे 92% थे। उसके बाद मैंने बायो लिया। फिर मैंने कोई कोचिंग नहीं की, फाउंडेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ स्कूलिंग की थी और मेरा 11th पूरा बर्बाद हुआ। मतलब मेरा मन ही नहीं करता था उस टाइम पे पढ़ने का। तो फिर 12th आया। 12th में बोर्ड का टेंशन था, डर था, इसीलिए पढ़ाई की शुरू। फिर मेरे 12th में 94% आई थी। अब 12th के लास्ट में मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ नीट के अंदर। फिर मैंने 12th के बाद सिक्कर में गुरु कृपा कोचिंग है, वहाँ पे इनरोल किया। वहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में गई तो एक डर तो था क्योंकि फाउंडेशन नहीं किया था और मतलब ऑलरेडी बच्चे वहाँ पे पढ़े हुए होते हैं बहुत अच्छे से, उनको आसानी होती है, आपको बहुत स्ट्रगल होता है। तो वो डर हमेशा ही मेरे अंदर रहता था। पर पढ़ते थे अच्छे से, टेस्ट वगैरह देते थे, मतलब स्ट्रगल भी किया, घर वालों से दूर रहे, धीरे धीरे अच्छे मार्क्स भी आने लगे। लास्ट में मेरा बट ये एक दिक्कत हो गई कि मैंने ढंग से रिवीजन नहीं किया लास्ट मंथ में। फिर मेरे लास्ट ईयर फिर मार्क्स थे 619 और मेरी 55,000 कुछ रैंक थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब इतना पास आ गए तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैंने सब कुछ फिर से छोड़ा, फिर से मतलब कोचिंग ज्वाइन किया, अच्छे से जो भी पिछले साल गलतियां थी उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा और ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चंस किए और ज़्यादा टेस्ट दिए। बट मतलब बहुत कुछ मैटर करता है, ऐसे मेहनत ही मैटर नहीं करती, आपका मतलब 3 घंटे में आपने कैसे वो प्रेशर हैंडल किया, बहुत कुछ मैटर करता है। और पेपर ऑलरेडी बहुत टफ था, सबको वही 600 की आदत हो गई थी कि अगर आपके 600 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं नीट में, तो आपका नहीं होना। वहाँ पे मेरे 20 क्वेश्चन 25 ऐसे छूटने लगे। तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर हो गया कि मतलब मुझे आंसू आ रहे हैं, मैं वहाँ पे रोने लग रही हूँ, मुझसे पेपर हो ही नहीं रहा है, मैं छोड़ चुकी, मैंने हार भी मान ली थी एक तरीके से। और फिर पेपर हुआ, मार्क्स भी कुछ 500 ऐसे कुछ आ रहे थे, तो लगा कि मेरा ही ख़राब है। बाद में पता चला कि सबका ही ख़राब था वो पेपर। और फिर लग रहा था कि इतनी मेहनत की, इतना मतलब मेंटल स्ट्रगल था, वहाँ पे रहे 2 साल, इतना ज़्यादा टेंशन थी, घर वालों ने भी इतना स्ट्रगल किया, कुछ फ़ायदा नहीं मिला, काफ़ी बुरा लगा। बट बाद में मैंने सोचा कि अब हार मानने से कुछ होगा नहीं और ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं। तो फिर मैंने एम्स का रजिस्ट्रेशन किया, जिसके 2-3 दिन ही बचे थे, जो कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है अभी। और फिर 15-20 दिन बचे थे एग्ज़ाम के, मैंने जो पढ़ा हुआ था वही पढ़ा और मेरा पेपर भी अच्छा हुआ। तो अब मेडिकल फील्ड में ही जाना था, उस तरीके से नहीं जा पाए, तो फिर मैंने इस यहाँ से जाना प्रेफर किया और एम्स में आके अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हिमांशी, आपने मतलब काफ़ी वो फेस बताया एक नीट एस्पिरेंट का, जो मतलब वो फील किया, क्योंकि जैसे पिछले साल जो नीट के अंदर स्कैम हुआ था, काफ़ी सारे लोगों के 600+ मार्क्स थे और उसके बावजूद भी उनको कोई भी सीट नहीं मिली थी। क्योंकि जब नीट की प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स जाते हैं तो सबसे फर्स्ट उनको यही टारगेट दिया जाता है कि आप अपने मार्क्स 630 600+ लेके आइए तो आपको कंफर्म सीट मिलेगी। और उसके बाद भी जब सीट नहीं मिलती है तो वाकई बहुत ज़्यादा दुख होता है और एकदम लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं बचता कि हमने अपना बेस्ट दे दिया, जो जिस चीज़ के लिए हमको सब लोगों ने प्रिपरेशन करने के लिए बोला, जैसा हमको दुनिया ने बोला वैसा सब कुछ हमने किया, और उसके बाद भी जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आदमी एकदम से टूट जाता है। आपके पहले सीनियर्स का भी मैंने इंट्रो लिया था इस चीज़ के ऊपर, तब उनका भी यही था, उनके भी 650 मार्क्स थे तो वो नहीं आ पाए थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके कॉन्फिडेंस में। और उसके बाद में फाइनली आप उस दौर से निकल के आपने इतनी हिम्मत जुटाई कि फाइनली आपने जो आपका ड्रीम था कि आपको मेडिकल लाइन के अंदर ही जाना है, वैसे आपने अपना कोई ना कोई रास्ता बना ही लिया उस चीज़ के लिए, और आप खुश भी है उस चीज़ में। आप दोनों से बात करके मुझे पूरा लग रहा है कि आप अपने डिसीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश है और सेटिस्फाई है। सेल्फ स्टीम आपका एकदम ऐसा है कि हाँ, हम बहुत अच्छी जगह पहुंच गए फाइनली। और इसके अलावा आप जैसे नीट की प्रिपरेशन करते थे तो उसमें जब आप, जैसे सब स्टूडेंट्स जानना चाहते होंगे कि आप जब आपके मार्क्स कम होते थे या आपका जो पढ़ाई करने का क्या पैटर्न रहता था, जैसे आपने कितने ड्रॉप लिए हैं रिया? आपने 3।
आपने 3 ड्रॉप लिए, तो 3 ड्रॉप में काफ़ी टाइम ऐसा हुआ होगा कि आपके मार्क्स काफ़ी लो गए होंगे, काफ़ी हाई गए होंगे, किसी टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता होगा, कुछ आपको डिफ़िकल्टीज आती थी। और हिमांशु, आपने कितने ड्रॉप लिए? मैंने 2 ड्रॉप लिए थे। आपने 2 ड्रॉप लिए, तो हिमांशु ने 2 ड्रॉप और रिया ने 3 ड्रॉप लिए। तो इनकी इस इतनी बड़ी जर्नी के अंदर काफ़ी टाइम ऐसा हुआ होगा कि जब इन्होंने अपने मार्क्स कैसे ना कैसे करके पुश किए हैं। क्या तो आप कुछ उनको टिप्स बता सकते हैं कि कैसे आप मतलब मेन टॉपिक्स पे ध्यान दें और कौन से टॉपिक्स पे आप ज़्यादा ध्यान दे के उन टॉपिक्स पे फोकस करके अपने मार्क्स अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर आपके नोट्स बनाने की कोई अलग आपकी कुछ हॉबीज़ होगी कि इस टाइप से नोट्स बनाने से फ़ायदा होता है, या आपकी टेस्ट सीरीज़ जो आपने ज्वाइन की हो, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग की थी, तो उसके अंदर मतलब मैं ऐसा करती थी कि ऐसा मतलब बहुत बार हुआ था कि टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। मेनली फ़िज़िक्स के अंदर होता था कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं जो करती थी वो यही करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी फ़िज़िक्स के अंदर, और फिर केमिस्ट्री के अंदर भी उतनी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। लेकिन बायो के अंदर ऐसा होता था कि मतलब जितना ज़्यादा रिविज़न करती थी उतना ज़्यादा क्वेश्चंस बनते थे। और अगर मतलब ऐसा होता है कि बायो के अंदर अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर रखा है तो उसके बाद में आपके बायो के क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनने लग जाते हैं, और फिर आपको फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम मिल जाता है। तो वो जो टाइम वहाँ पे अगर आपको चाहिए है ज़्यादा, तो उसके लिए आपको बायो में मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे। और जैसे जैसे मतलब नोट्स तो मैं जैसे जो भी सर या जो भी टीचर्स बनवा रहे होते थे साथ साथ में नोट्स बना के, एंड देन उन्हें मल्टीपल टाइम्स गो थ्रू करती थी, एंड देन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ती थी। और नोट्स भी एक बार को ठीक है, बट जितना ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना ज़्यादा ही क्वेश्चंस अच्छे से एक बार में बन जाएंगे। और वही मेन चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपने बायो का टाइम मैनेज कर लिया तो फिर आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है ताकि आप सोच सको। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आपने कुछ भी पहले से लाइंस नहीं पढ़ी हुई होती है, वो क्वेश्चंस बस आते हैं और आपको सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिवीजन करने के बाद में टेस्ट देती थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मार्क्स एकदम से गिरने लगते हैं, तो फिर हमें लगता है कि टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि डर लगने लगता है कि मार्क्स कम आएंगे, पेरेंट्स को क्या बताएंगे कितने मार्क्स आए हैं। तो बस उस चीज़ से डरना नहीं है कि मार्क्स कम आएंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। एक में नहीं, 2 में नहीं, बट तीसरे में ज़रूर दिखेगा। और जो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा मार्क्स कम आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को, चाहे वो फिज़िक्स के हों चाहे वो केमिस्ट्री के हों, उनमें थोड़ा सा टाइम हमें अपने आप से इंक्रीज़ करना पड़ता है कि बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एंड मोमेंट पे, मतलब जो 1 मंथ 2 मंथ रहता है एग्ज़ाम से पहले का, उसमें हमें यही करना है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं पढ़ना है, जितना अवॉइड हो सके अवॉइड करना है। और हमें सिर्फ मतलब जो पढ़ लिया है उसे मल्टीपल टाइम्स, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार रिविज़न करना है। चाहे तुम्हें एक टाइम पे ऐसा भी लगेगा कि यार ये पढ़ लिया है, कितनी बार पढ़ूँ, अब नहीं पढ़ा जा रहा, बट स्टिल बस होल्ड ऑन करो वहाँ पे और बार बार रिवाइज़ करो। एंड देन लास्ट के 2 महीने में टेस्ट देने हैं, बहुत सारे टेस्ट देने हैं। मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि तुम्हारा एक वो डेली रूटीन में ऐड हो जाना चाहिए कि तुम्हें टेस्ट देना ही देना है। और फिर ऐसा सब करोगे तो फिर आराम से मतलब मार्क्स इंक्रीज़ एक पॉइंट पे होने लग जाते हैं, एंड उससे आपका एग्ज़ाम फियर भी थोड़ा कम होने लग जाता है कि आप जब मेन एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने टेस्ट दिया था तो ये उसके जैसा ही है। तो ये आपको थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन देता है कि हाँ ये मैंने कर रखा और मैं ये कर लूँगी। तो वो चीज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करती है। तो काफ़ी अच्छी टिप्स बताइए रिया ने कि कैसे आप एग्ज़ाम के अंदर अपने प्रिपरेशन जर्नी के अंदर अपने स्कोर को अपग्रेड कर सकते हैं, और कैसे आप जब एग्ज़ाम आपके एकदम पास में आ जाए तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हिमांशी से इस टॉपिक पे कि उनके क्या टिप्स है इस प्रिपरेशन जर्नी को लेके। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं तो ऑफलाइन कोचिंग में थी, तो मैं अपने टीचर्स का ही फॉलो करा करती थी। कोचिंग से मॉड्यूल्स मिलते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस होते हैं, पहले इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड। पर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे पहले ही एच.सी. वर्मा स्टार्ट कर देते हैं या डी.सी. पांडे फिज़िक्स के लिए, तो वो फिर बहुत डीमोटिवेट होने लगते हैं क्योंकि उतने हाई लेवल के क्वेश्चंस उनसे होते ही नहीं हैं। फिर उन्हें लगता है कि हमें ही नहीं आ रहा। तो पहले आप अपना मॉड्यूल वगैरह जो भी कोचिंग मटेरियल है वो फॉलो करो।
उसके बाद यही चीज़ आप केमिस्ट्री में भी करो कि पहले मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करो, क्योंकि क्लास में आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट बना लोगे, बट आपके कॉन्सेप्ट तभी आपको बाद में याद रहेंगे जब आप क्वेश्चंस अच्छे करोगे। उसके बाद अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में पहले मैं अपने टीचर्स के नोट्स वगैरह पढ़ती थी, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। एनसीईआरटी में मतलब लाइंस आपको करनी है, बट आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तभी आप वो सब भी चीज़ें याद रख पाओगे, तो वो सब करो। उसके बाद आप एनसीईआरटी अच्छे से करो, लास्ट में भी आपको अच्छे से सारी लाइनें याद होनी चाहिए एनसीईआरटी के लिए। और बहुत सारे टेस्ट दो, रिवीजन तो आपका टेस्ट से ही होगा, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ही अच्छा रहता है। रिवीजन जैसे हमारे वहाँ पे आरटीएस होते थे जिसमें पुराना आता था, पुराने चैप्टर्स आते थे, तो हम लोग क्वेश्चंस ही मोस्टली करा करते थे, क्योंकि नोट्स आप बहुत बार पढ़ चुके हो, क्लास में भी आप कर ही रहे हो, तो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। जी, जैसे कि आपने सुना कि रिया और हिमांशी ने आपको काफ़ी सही से प्रिपरेशन टिप्स बताई कि जो चीज़ें वो फॉलो करते थे और जिनसे उनके मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव भी हुए। तो मैं आपको एक बार वापस रिकॉल करवा देती हूँ कि इनके इस साल नीट में कितने स्कोर रहे थे। आपने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया था, रिया ने इस साल नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया था क्योंकि वो पहले से बीएमएस के अंदर इनरोल थे, तो और उनका जो टारगेट था वो एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग था। पर इससे पहले उन्होंने जब 2 साल नीट का एग्ज़ाम दिया था तो लास्ट ईयर उनके नीट में स्कोर 613 थे, तो इनकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक बहुत अच्छी थी। पर वही बात है कि प्रिपरेशन जर्नी अपनी जगह है, पर उसके अलावा जो 3 घंटे उस एग्ज़ाम में हम बिता के आते हैं उस टाइम अपनी मेंटल स्टेटस कैसा है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम में अगर अपने थोड़े से कम मार्क्स आ गए तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। इन लोगों के मार्क्स सुन के मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि इन लोगों की प्रिपरेशन कहीं पे थोड़ी सी भी कम थी। हाँ, नो डाउट कि कुछ लोगों ने कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले होंगे तब उनकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेस्ट होगी, पर इनकी भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी रही है उसके लिए। तो आपके इस ईयर कितने मार्क्स थे नीट में? इस ईयर मेरे मार्क्स 500 थे और मेरी रैंक 50,000 थी, और लास्ट ईयर 619 मार्क्स थे और मेरी रैंक 55,000 थी। इस ईयर नीट की क्या कट ऑफ रही है ओबीसी में? इस बार समथिंग 527 हो रही है। तो देखिए, आप इनके 500 मार्क्स थे और 527 के अप्रोक्स कुछ नीट की कट ऑफ रही थी, तो ज़्यादा दूर तो नहीं थे ये। बट वही है कि अब कितना टाइम हम एक ही प्रिपरेशन में तो नहीं लगा सकते। स्टेबिलिटी भी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है कि जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी मिले लाइफ में, और ख़ुद का पर्सनल ओपिनियन होता है हर किसी का। तो अब हम बात करते हैं इनसे कि जैसे कि इन्होंने जो भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताया है, जो इनकी टिप्स बताई इन्होंने कि अपनी जो स्ट्रगल बताए, ये सब इन्होंने अपनी नीट जर्नी के बारे में बताया। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि कोई भी एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन बहुत रेयरली स्टार्ट करता है। अब करने लगे होंगे लोग, पर पहले से जो भी अपने अभी तक जूनियर्स आए हैं वो सब ऐसे ही है जो नीट की प्रिपरेशन करते थे, और कुछ चंद नंबरों की वजह से उनका सिलेक्शन नीट में नहीं हुआ और वो एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं। तो ये जो भी इनकी टिप्स है वो नीट की थ्रू ही है। बाकी हम इनसे बात करते हैं कि आपने एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम को लेके आपने कोई स्पेशल एफर्ट्स डाले थे या फिर उसके लिए कुछ स्पेशल चैनल्स को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देखा हो, कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हो, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए अपने आने वाले जूनियर्स को, क्योंकि ये उनका बहुत बड़ा डाउट है कि कहाँ से हम ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की या फिर ऑफलाइन कर सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक कोचिंग्स वगैरह या जो आपने ज्वाइन की हो या फिर आपके किसी फ्रेंड ने ज्वाइन किया, तो वो आप इनको थोड़ा बता दीजिए। तो मैंने जैसे कि बताया कि मैं इससे पहले बीएमएस कर रही थी, तो उसके बाद में जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे एम्स बीएससी नर्सिंग ही करना है, तो फिर मैं गुजरात से राजस्थान अपने घर पे आई और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब ये करना है अगर, तो इसकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो फिर मैंने जैसा कि सब करते हैं यूट्यूब खोला और यूट्यूब खोल के देखा कि ठीक है क्या क्या सिलेबस है और मैं क्या कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो मुझे एक चैनल मिला नर्सिंग टू नॉर्सेट, तो उसके थ्रू मुझे पता चला कि अच्छा मतलब क्या पैटर्न होता है एग्ज़ाम का एम्स बीएससी नर्सिंग के, और टाइम ड्यूरेशन और सब कुछ मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने अच्छे से रिसर्च किया। उसके बाद मैंने सिलेबस के ऊपर थोड़ा और देखा कि ठीक है मुझे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो मुझे पता चला कि एक्स्ट्रा एक और जीके इंक्लूडेड होता है इसके अंदर। तो मेरा जीके बहुत वीक था, इसलिए मैंने जीके के लिए थोड़े बहुत वीडियोस देखने शुरू किए नर्सिंग टू नॉर्सेट से ही, और उसके बाद में मैंने इस एग्ज़ाम के लिए मतलब प्रिपरेशन किया। और लेकिन जो पीसीबी वाला सेक्शन था, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, वो मैंने अपने पुराने नीट वाले नोट से ही रिवाइज़ किया था, और उससे मेरा मतलब हो गया था सफिशिएंट प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए।
जी, तो मतलब नीट का जो सिलेबस है उससे एकदम उसकी जो प्रिपरेशन आप करते हो तो उससे आपका आराम से एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस भी क्लियर हो जाता है। इसके लिए आपको बस जीके में थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, बाकी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता अलग से इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसका और नीट का सिलेबस एकदम कॉमन है। और बाकी थोड़ा हम हिमांशी से भी बात करते हैं कि उन्होंने इसके लिए क्या एफर्ट्स किए। जैसे इसमें 11th और 12th का सिलेबस ही आता है, तो मैंने अपने नीट के नोट्स ही यूज़ किए थे। और जीके में आप जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप मतलब 4-5 तो आप कर लोगे अगर आपको प्रीवियस नॉलेज है। और ये जीके आपके रैंक डिसाइड करता है, तो मतलब बहुत कम टाइम ही बचा था, 20 दिन बचे थे। तो एक चैनल है यूट्यूब पे नर्सिंग टू नॉर्सेट नाम से, मैंने उससे जीके की प्रिपरेशन की थी और मेरे 10 में से 7 क्वेश्चन सही थे। और मैंने जैसे बॉस के चैनल भी देखा था, उससे मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिला था यहाँ पे आने का। एक चीज़ और है यहाँ पे कि नीट में है ना कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, पर वो एम्स में आते हैं। तो अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो आपको वो भी करने पड़ेंगे। जी, तो जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके अंदर, तो आपको थोड़ा उसका भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आप थोड़ा एक बार गाइडलाइन जो है सिलेबस की रिलेटेड वो बार बार में आप सर्च करते रहिए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो ही जाता है सिलेबस के अंदर। तो ये था इन लोगों का कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की है। तो अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं इनसे पूछना चाहूँगी जिनके कमेंट्स मुझे काफ़ी आते रहते हैं। तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम, जैसे नीट का जो लेवल है और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो लेवल है, तो उसमें आपको कैसा लग रहा है, उन दोनों के लेवल में कितना डिफरेंस है, कि क्या लगता है आपको? तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम अगर हम देखें, इस ईयर का नीट एग्ज़ाम तो बहुत ही टफ़ था, क्योंकि उसका लेवल टफ़ टू वेरी टफ़ था। लेकिन अगर लास्ट ईयर नीट देखें तो वो मॉडरेट था जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम था। तो जो एम्स बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर आता है वो मॉडरेट ही आता है। तो जैसा लास्ट ईयर नीट का एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो लेवल था बिल्कुल एम्स बीएससी नर्सिंग का वही लेवल रहता है, जो कि मॉडरेट है। तो वो अगर आपने अच्छे से नीट के टाइम पे अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। और हिमांशी, आपको कैसा लगता है, दोनों के लेवल में क्या डिफरेंस लगता है आपको? तो एम्स क्वेश्चन पेपर बना रहा है तो ऐसे इजी तो नहीं होता है, मॉडरेट होता है। पर अगर आपने नीट की प्रिपरेशन कर रखी है तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, बस यही चीज़ है। बाकी पेपर में क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, बायो थोड़ी इजी आती है, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री सही आती है। और आप अपने नीट के ही नोट्स प्रीफर करोगे तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। और जैसे कि नीट का एग्ज़ाम तो ऑफलाइन मोड पे होता है, पर ये जो एग्ज़ाम है एम्स बीएससी ऑनर्स एंट्रेंस का, इसका एग्ज़ाम सीबीटी मोड है, तो उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट का क्या सीन रहता है? थोड़ा आप वो भी बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा टाइम मैनेजमेंट को लेके उसमें। इसमें टाइम मैनेजमेंट को लेके हमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि जो सीबीटी बेस्ड होता है क्वेश्चन पेपर, तो उसके अंदर ऊपर ही टाइम चल रहा होता है। तो आप जैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं नीट के टाइम पे अगर दे रहे होंगे तो आप बिल्कुल वही फीलिंग आती है आपको। तो ऊपर टाइमर चल रहा होता है और आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। प्लस यहाँ पे आपको अनलाइक नीट OMR शीट्स भी नहीं भरनी पड़ती हैं आपको, मतलब उसी के अंदर अपने ऑप्शंस चूज़ करके सेव करने होते हैं। तो वो बहुत कन्वीनियंट होता है, क्योंकि आपका OMR का टाइम बहुत सेव हो जाता है। तो ये थोड़ा अच्छा कन्वीनियंस है। मेरे लिए तो ये सीबीटी मोड बिल्कुल नया था, तो मैंने एग्ज़ाम से पहले वीडियोस भी देखे थे कि कैसे भरते हैं वगैरह। बट इसमें एक चीज़ का फ़ायदा है कि एक तो आपका टाइम बचेगा और बबल जो गलत होते हैं वो चीज़ भी नहीं होती है इसके अंदर। जी, तो आई होप सो आपके सारे डाउट्स एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग को लेके क्लियर हो चुके होंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और कैसे कहाँ से आप कोचिंग कर सकते हैं या कहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साइड से। जैसे कि आपको पता ही है, रिया कभी इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली है, सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही इन्होंने सब कुछ किया है। और तो आपके लिए एक मल्टीपल वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस में लेके आई हूँ कि एक तो जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग से कैसे वो एम्स जोधपुर तक पहुँचे, और एक जो ऑनलाइन कोचिंग से। तो आपने इनके जो कोचिंग्स के नाम है वो भी इन्होंने बताया है, इन्होंने कहाँ से किया है। मैं किसी भी कोचिंग का ऐसे नहीं बोल रही कि ये बेस्ट है, ये ऐसे नहीं है, पर इनकी खुद की लाइफ जर्नी है, तो इन्होंने अपने लाइफ जर्नी का एक पार्ट है, तो उसके हिसाब से उस कोचिंग के नाम बताए हैं। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे कि आप फाइनली एम्स बीएससी नर्सिंग में आ चुके हैं, तो अब आप यहाँ पे कुछ तो जैसे आने से पहले कुछ आपने मेंटलिटी रखी होगी कि इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है, तो आप उसके बारे में बताइए थोड़ा।
तो मेंटालिटी तो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि मेरे रिलेटिव्स यहाँ पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो मैंने यही सोचा था कि 4 साल मतलब अपनी बीएससी कंप्लीट करने के बाद में मैं नॉर्सेट एग्ज़ाम दूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क करूँ। लेकिन अभी मैं उस चीज़ के लिए थोड़ी सी अनश्योर भी हूँ, क्योंकि मुझे अदर ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा डेप्थ नॉलेज मुझे लगता है कि होना चाहिए। लाइक एमएससी भी परस्यू कर सकते हैं आगे, अगर मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं अभी नॉलेज गैदर कर रही हूँ अपने सीनियर्स से, और धीरे धीरे मैं शायद डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे फाइनली क्या करना है। मेरे भैया भी यहाँ पे एम्स जोधपुर में नर्सिंग ऑफिसर हैं, और वही उनका मतलब देख के सब कुछ कि उनकी सैलरी भी अच्छी है और आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है पेशेंट्स के साथ अपना वर्क करके। जो आपको मेडिकल फील्ड में आना था, ये नीट का तैयारी करते वक्त आपने वही सोचा होता है, तो वो सब देख के मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनने का ही अभी है मेरा एम। तो जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम जो लोग सब स्टूडेंट्स अपनी प्रायोरिटीज़ में रखते हैं वो दो ही चीज़ें रखते हैं, नॉर्सेट या फिर एमएससी नर्सिंग। तो दोनों ही बेस्ट ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा भी अदर ऑप्शंस भी है, जैसे कि दूसरी जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, हॉस्पिटल्स है, उसके अंदर के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम फाइट करके नर्सिंग ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको कितना टाइम हो चुका है एम्स जोधपुर में आए हुए। लगभग 1 महीना हो चुका है, तो अभी तक आपको सबसे बेस्ट थिंग जो एम्स जोधपुर की लगी हो, क्या लगी है? सबसे बेस्ट डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एम्स का कैंपस जो सब लोग ड्रीम करते हैं वो ही बेस्ट है। लेकिन यहाँ के फेस्ट, और जैसा कि अभी तेजस हुआ था एम्स के अंदर, तो उससे हमें एक थोड़ा सा ग्लिम्स मिल गया है कि ठीक है ऐसे फेस्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीजे नाइट, स्पोर्ट्स, आपको मतलब अपनी हॉबीज़ को डेवलप करने का पूरा चांस मिलता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद में साथ साथ में आपको इन्जॉयमेंट करने का, और मतलब यहाँ पे आर्ट क्लब्स वगैरह भी हैं, मतलब अलग अलग क्लब्स भी हैं, तो आपकी जिस भी चीज़ में हॉबी है आप उस चीज़ का क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी किसी गेम में हॉबी है, तो जैसा कि मुझे ऐसा था कि मुझे वॉलीबॉल सीखना है, जो कि मैंने सीखना शुरू किया, तो यहाँ पे कोचेस भी हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड। प्लस आप अगर कोई गेम खेलते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे जाके खेल सकते हैं, जो कि यहाँ के बहुत से स्टूडेंट्स गए भी हैं। तो वो चीज़ बहुत मोटिवेट करती है। तो ओवरऑल ये कैंपस और यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है, बेस्ट है। प्लस यहाँ की टीचिंग फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे अपनी डिग्री परस्यू करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आएगी। सो सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई एक चीज़ डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ का कैंपस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे तो बस मतलब यही था कि ये देखते हैं वो देखते हैं, और यहाँ पे फ़ीस बिल्कुल बहुत ही कम है, मतलब 3000 फ़ीस है 4 ईयर की। बट फिर भी आपको इतनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे जिम, स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, और सारे इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है। और जैसे मतलब बचपन से ही बच्चे मोस्टली पढ़ाई में ही रहते हैं, अपना मतलब इतना हॉबीज़ और वो सब डेवलप नहीं करते हैं, तो अभी आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। आप जो चाहे मतलब आप अपना सीख सकते हो, जितना भी मतलब आपको करना है वो आप कर सकते हो, कुछ वो नहीं है। और अब आप अभी इसके बाद में आपने कुछ सुना भी होगा कि एम्स जोधपुर में ऐसा होता है, वैसा होता है, तो अभी आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किस चीज़ को लेके हैं? अभी हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ऑरा को लेके हैं, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा वही सुना है कि एम्स में ऑरा नाम का एक फेस्ट होता है जिसमें सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो हम उस चीज़ के लिए भी बहुत एक्साइटेड हैं। अभी यहाँ पे रंगतारी होने वाली है नवरात्रि में, तो गरबा डांस वगैरह हो रहा है, तो हम वो सब चीज़ सीख रहे हैं, तो अभी तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। आप ओरा के लिए एक्साइटेड तो है, बट आपको मैं बता दूं कि इस साल ओरा नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर भी कोई भरोसा नहीं है हो कि नहीं हो, पर मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि कोई ना कोई कल्चरल फेस्ट तो होगा ही, और उसमें आपको अच्छा ही इन्जॉय आएगा। तो अब हम सारी बातें तो वैसे हो चुकी है, पर अब लास्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसा आपके पेरेंट्स का रिएक्शन है, और कैसे आपके जो अदर फ्रेंड्स भी होंगे आसपास के आपके लोगों का क्या रिएक्शन है आपका इस कोर्स को चूज़ करने के बाद?
तो पेरेंट्स का रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत खुश हैं और वो सब मतलब वो ये सब देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं सब कुछ। और जैसे अभी हमें एनएट लैब में लेकर जाते हैं, हमें अभी बोन्स दिखाई, अब हमें कैडेवर दिखाएंगे। तो जब हम पेरेंट्स को ये सब बातें बताते हैं कि हमने कैडेवर देखा, बोन्स देखी, तो वो बहुत खुश होते हैं और वो सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से कि ठीक है, अब हम इस एक प्रोफेशन में आके हम स्टेबल हैं और अब हम इसे इंजॉय भी कर रहे हैं। और दोस्तों की बात है तो जैसे कि सोशल मीडिया पे जब हम कुछ भी पोस्ट करते हैं अपने यहाँ के फेस्ट से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ जब हम पोस्ट करते हैं, तो सबका यही रिएक्शन रहता है कि वाओ, तुम तो एम्स में कितना एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारा कैंपस कितना अच्छा है, तुम्हारे फेस्ट कितने अच्छे हो रहे हैं। तो वो सब ऐसा मतलब यही फील करते हैं वो लोग कि मतलब हाँ, हम इंजॉय कर रहे हैं एम्स की लाइफ बहुत अच्छे से, और जो कि हम सच में इंजॉय कर भी रहे हैं। पेरेंट्स का बोलूँ तो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर पा रही हूँ अच्छे से। और जब मैं उनको फ़ोटोज़ वगैरह भेजती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और मेरे फ्रेंड्स जब ये देखते हैं यहाँ पे इतने इवेंट्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मतलब कुल मिला के सब काफ़ी खुश हैं और सेटिस्फाई भी है इस कोर्स से, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों का, जैसे कि इनका मुझे लगता है कि इनकी जर्नी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ है और आपकी इनकी जो जर्नी आपको कितना हेल्पफुल रहती है, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और अपनी जूनियर्स की स्टोरीज़ और उनका मोटिवेशन जो उनकी प्रिपरेशन जर्नी की वीडियोस आपके सामने लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आपको एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग को लेके क्या डाउट है और आप क्या चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।